अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट। माशाल्लाह सर। सर, हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खूबसूरत समाअतों और दिलकश बसारतों को मोहम्मद बिलाल शाज़ का सलाम पहुँचे। मैं एक लर्नर हूँ और एक टीचर ट्रेनर हूँ, एक लाइफ कोच हूँ। और आज हमारे साथ जो शख्सियत आपके सवालों के जवाब देने के लिए लाइव है, वो किसी तारुफ की मुहताज नहीं है। अरसे 15 से 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पाकिस्तान को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे सर्व कर रहे हैं, जिसके अंदर टॉप प्रायोरिटी पे हमारी पुलिस है। हमारी जो है वो ट्रैफिक पुलिस है, उसके अंदर हमारी पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान आर्मी है। इसके अलावा हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हमारी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके अंदर इनकी सर्विसेज हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए और आपके और सर यासिर के दरमियान में ज़्यादा जो है मैं वक्त नहीं लेना चाहता। तो सबसे पहले तो सर यासिर साहब को मैं जो है वो वेलकम करता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, और दिल की अताए गहराइयों से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आपने आज वक्त दिया। और क्योंकि आपकी जब मैं देख रहा होता हूँ बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती हैं, दिन को आप कहीं ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, शाम को किसी के साथ लाइव होते हैं। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें जो है वक्त दिया। और मैं ये चाहूँगा कि सर जो है वो अपना तारुफ जो है वो खुद करवाएं, और इसके अलावा अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लोगों को बताएं, और बताएं कि वो किस तरह नेशन को सर्व कर रहे हैं, और फिर बाकायदा सेशन का आगाज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच बिलाल, आपने बहुत कीमती अल्फाज से नवाजा मुझे। अच्छा भाई, बात ये है कि बोलते वक्त मैं थोड़ा सा धीमा बोलूं। आज मेरा गुजरांवाला पुलिस के साथ एक सेशन था, 2 ढाई घंटे में बोला हूँ। तो चूंकि लॉकडाउन के बाद जो है वो जी अब दोबारा से ट्रेनिंग्स का आगाज़ हुआ है, तो अब गले की जो है ना थोड़ी सी जी जी आहिस्ता आहिस्ता हलचल होगी। सो मे भी आपको मेरी जी जी आवाज़ जो है उतनी अ, ऊँची ना पहुँच सके। भाई बिलाल ने जी बता दिया आपको, मैं एक ट्रेनर हूँ, साइकोथेरापिस्ट हूँ, और हुकूमत पाकिस्तान के जितने भी टॉप के इदारे हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। एफबीआर, कस्टम, पुलिस, सिविल सर्वेंट्स और आर्म फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कारपोरेट सेक्टर। पाकिस्तान यूथ असेंबली का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। एक बड़े ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ काम कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ 7 न्यूज़ पे आप मुझे देखते हैं, प्रोग्राम गुफ्तगू यासिर अरफात के साथ। और दिस इज़ ऑल अबाउट मी। और ताल्लुक़ मेरा गुजरांवाला से है, मोस्टली टाइम मेरा इस्लामाबाद और लाहौर गुजरता है। सो मेरे ख्याल से हमने जिस मौजू पे माशाल्लाह। बात करनी है, तो अब हमें वो स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका भी वक्त जी बहुत कीमती है। और मैं बिलाल का शुक्रगुज़ार हूँ कि जी उसने मुझे इज़्ज़त बख्शी अपने जी प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी, थैंक यू सो मच सर। सर, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि व्हाई डू पीपल कमिट सुसाइड। लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म क्यों करना चाहते हैं और वो क्यों कर देते हैं। तो इस तरफ जाने से पहले थोड़ा सा पीछे मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, वो ये है कि सर जैसे अमूमन ये देखा गया है कि जैसे इंसान का बॉडी का पार्ट है दिल, जब उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम फ़ौरन से डॉक्टर के पास, उसके आर्म्स, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी कोई हमारी मतलब थोड़ा सा ईयर्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, टीथ के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, लेग्स के अंदर आ जाए, स्टोमक के अंदर आ जाए, हम फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन जब हमारे माइंड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, तो अमूमन ये देखा गया है कि लोग इसको जो है ना वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। तो ये ऐसा क्यों है? बिलाल, आपने आगाज़ ही बड़े बेहतरीन सवाल से किया है। मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त 5 करोड़ से ज़ायद लोग स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि मोस्टली लोगों को आइडिया ही नहीं कि वो किसी नफ्सियाती आर्ज़े का सामना कर रहे हैं। और जिन लोगों को आइडिया है
वो किसी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाने से रिलक्टेंट होते हैं। और इसके पीछे बड़ी और बुनियादी वजह ये है कि हमारी सोसाइटी के कुछ टैबूस हैं, कुछ डायलेमास हैं, कुछ सोशल स्टीरियोटाइप्स हैं कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम दूसरों को बताएंगे कि हमें फ़लाँ नफ्सियाती मसला है या हम किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करेंगे, तो उससे लोग हमें नफ्सियाती मरीज़ कहेंगे, लोग हमें साइको कहेंगे और हम लोगों के खौफ की वजह से हम किसी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते और हम अपनी सारी ज़िंदगी उन नफ्सियाती मसाइल के साथ गुजार के अपनी ज़िंदगी को एबनॉर्मल बना देते हैं और हम एक नॉर्मल और खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि ना सिर्फ हम खुद को जिस्मानी, ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर पैरालाइज कर लेते हैं, बल्कि हमसे जुड़े हुए लोग भी हमारे एबनॉर्मल रवैयों की वजह से सफ़र कर रहे होते हैं। सो ज़रूरत इस अमर की है कि सोसाइटी में मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस पैदा की जाए और ये जो इस किस्म के नेगेटिव स्टिग्मास हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हर फर्द को कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी। ज़बरदस्त सर, हाँ ज़बरदस्त माशाल्लाह। सर इज़ इट पॉसिबल कि हम जो सोसाइटल बिहेवियर होता है इसको प्रिडिक्ट कर सकें? लाइक मेरे साथ है, वो मेरा पीयर है, तो वो उसके बिहेवियर को, उसका सोसाइटल जो बिहेवियर है इसको मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, या घर के अंदर जो बड़े हैं वो अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर वो स्टेज की तरफ जा रहा है तो क्या हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं? देखें बिलाल, मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के बारे में रिपोर्ट करते हैं कि हमारे बच्चे ने कोई सुइसाइडल अटेम्प्ट की है। तो पहली बात तो ये है कि जो भी ज़हन में आपके उलझनें चल रही होती हैं या जो भी आपकी अपनी ज़ात के साथ एक जंग चल रही होती है ड्यू टू क्रॉनिक डिप्रेशन, ड्यू टू साइकोटिक डिप्रेशन, वो मोस्टली लोग छुपा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके चेहरे पे स्माइल होती है, आप दूसरों के सामने एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आप किसी के साथ शेयरिंग नहीं करते। आपके जो शेयरिंग ना करने की वजह से कोई भी इंसान जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि आया कि आपको सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या आप इस बारे प्लान कर रहे हैं। हाँ, इसकी जो बड़ी बुनियादी वजह है वो होती है डिप्रेशन, कि जब आप साइकोटिक डिप्रेशन में चले जाते हैं तो डिप्रेशन की अपनी कुछ अलामात होती हैं। मिसाल के तौर पे हम जो डिप्रेशन की अलामात हैं उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा शख्स जो है वो सुइसाइडल हो सकता है, क्योंकि जब भी शदीद नौइयत का डिप्रेशन होता है तो उसका नतीजा ये होता है कि आपको सुइसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। जो भी इंसान शदीद किस्म के डिप्रेशन का सामना करता है वो हर वक्त शदीद अफसुर्दगी और शदीद बेजारी के आलम से गुजर रहा होता है। और आई ऑब्जर्व के जो लोग शदीद डिप्रेशन में होते हैं उनके बकौल के मौत जब आती है तो शायद आपको उस वक्त मौत की एक तकलीफ होती है, लेकिन जिन लोगों को डिप्रेशन का सामना होता है वो हर लम्हा जी रहे होते हैं, हर लम्हा मर रहे होते हैं और उस वजह से वो मौत की तमन्ना करते हैं। और जब उनको कुदरती तौर पर मौत नहीं आती तो वो इस इंतहाई इक़दाम की तरफ जाते हैं। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे आस-पास कोई भी शख्स अगर वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं शो कर रहा, मसलन अगर वो अपने रोज़मर्रा के कामों में शदीद सुस्ती और काहली का सामना कर रहा है, अगर उसका रवैया अपने करीबी अजीजों, करीबी अहले खाना मसलन बीवी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ नॉर्मल नहीं है, अगर वो अक्सर तन्हाई में रहना पसंद करता है और वो छोटी छोटी सी बातों पे रोना स्टार्ट कर देता है और मुसलसल रोता रहता है, और अगर कोई शख्स नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार पाता, वो टाइम पे खाना नहीं खाता, वो टाइम पे सोता नहीं है, अगर उसकी नींद डिस्टर्ब है, उसको छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, अगर उसका स्टमक डिस्टर्ब रहता है, अगर वो ड्रग्स की तरफ जाता है या वो अल्कोहल यूज करता है, तो ये सारी की सारी अलामतें हैं कि उस शख्स को डिप्रेशन का सामना है। और जब भी आपको डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन अल्टीमेटली आपको सुइसाइडल थॉट्स की तरफ लेके जाएगा। तो ये जो मैंने डिप्रेशन की सिम्टम्स आपके साथ शेयर किए हैं, इनकी मदद से आप किसी भी शख्स के नॉर्मल बिहेवियर को जज कर सकते हैं और आप उसको गाइड कर सकते हैं, आप उसका कंधा बन सकते हैं या आप उसको किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास सजेस्ट कर सकते हैं। आप उसको आप उसका बड़ी बन सकते हैं। जैसा मैं अभी कल आरपीओ साहब के साथ में सी डीआईजी ये जो गुजरात में नए आरपीओ आए हैं, रियाज नजीर गाड़ा साहब के साथ,
تو جی جی وہ یہی بتا رہے تھے کہ ہم نے پولیس میں بڑی سسٹم متعارف کروایا ہے کہ اگر پولیس میں کوئی آفیسر کسی نفسیاتی مرض کا سامنا کر رہا ہے اور وہ ریلیکٹنٹ ہے کہ وہ کسی باس کو بتائے، کسی اپنے سینئر کو بتائے، تو بڑی سسٹم کے جی جی انٹروڈکشن سے اپنے دوست کو، اپنے بڑی کو بتا سکتا ہے اور بڑی اس کا آگے پھر پراپر چینلز کو وہ بات، وہ مسئلہ چینلائز کر سکتا ہے تاکہ وہ جو ایک بیریئر ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ زبردست سر، بہت ڈیٹیل سے آپ نے آنسر دیا، زبردست ماشاء اللہ۔ سر میں ادھر ایک آپ کی بات سے جو ہے نا وہ ایک کویشچن جو ہے وہ ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری آڈینس کو مزید پتہ چل سکے کہ سر ایکچولی ڈپریشن، بعض اوقات لوگوں کو ڈپریشن ہوتی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایکچولی ڈپریشن ہے کیا۔ بعض لوگوں کو یہ فرق نہیں پتا کہ انزائٹی اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے، تو تھوڑا سا اس پہ ڈیٹیل سے ہم دیکھ لیں کہ انزائٹی کیا ہے، ڈپریشن کیا ہے، اور اس سے آگے جو سٹیجز ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں، تب جا کے بندہ سوسائڈ کی طرف جاتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے نا اکثر ورڈ سنا ہوگا، یار مجھے سٹریس ہے، یا آپ سٹریس مینجمنٹ جو ہے اس کے بارے میں جی جی بڑا سنتے ہیں۔ آپ نے انگزائٹی کا ورڈ بھی سنا ہوگا، بے چینی، بے سکونی، پریشانی، اور آپ نے ڈپریشن کا ورڈ بھی بڑا سنا ہوگا۔ جی ڈپریشن کا ورڈ اگر آپ ایس سی او میں دیکھیں، گوگل پہ دیکھیں، تو یہ بہت زیادہ کامن سرچ کیا جانے والا ورڈ ہے۔ اب یہ ہماری سوسائٹی میں زبان زد عام تو ہے، لیکن موسٹلی لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ جب ڈپریشن آتا ہے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے۔ تو اس کی کچھ فزیکل سمٹمز جی ہیں، کچھ اس کی ایموشنل، کچھ کوگنیٹیو، اور کچھ اس کی بیہیویئرل سمٹمز ہیں۔ ایز ای سیٹ کے بیہیویئرل سمٹمز یہ ہوں گے کہ آپ سب سے الگ تھلگ ہو جائیں گے، آپ تنہائی پسند ہو جائیں گے، آپ اکثر روتے رہیں گے، آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، آپ کا کھانا پینا ڈسٹرب ہو جائے گا، آپ اپنی جو ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی ہے اس میں آپ بالکل دلچسپی لینا چھوڑ دیں گے۔ آپ کے اندر ایسی منفی تبدیلیاں آتی ہیں کہ آپ ایک نارمل زندگی نہیں گزار پاتے۔ جب ہم اس کی ایموشنل سمٹمز کی بات کرتے ہیں تو شدید افسردگی اور شدید بیزاری محسوس کرتے ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کسی کام پہ فوکس نہیں رہتا، آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، آپ بہت زیادہ منفی سوچتے ہیں اور پھر اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں جسمانی سمٹمز پہ، تو آپ کی سیکس ڈرائیو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کا سٹمک جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا کانسٹیپیشن ہوتی ہے، یا آپ کو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے اور پلپیٹیشنز ہوتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری اس کی فزیکل سمٹمز ہیں۔ تو اگر یہ سمٹمز آپ کو کسی میں نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈپریشن کا سامنا کر رہا ہے۔ اب آپ نے دوسرا سوال کا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ what is the difference between anxiety and depression۔ سو جب ہم ڈپریشن اور انگزائٹی میں فرق کی بات کرتے ہیں تو انگزائٹی اصل میں ہوتی ہے آپ کے اندر بے چینی، بے سکونی، کہ آپ اپنے فیوچر کے حوالے سے یا فیوچر میں پیش آنے والے کسی واقعے کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں۔ سٹریس ہوتا ہے کہ ماضی میں اگر جی آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ان ماضی کے واقعات کو لے کے پریشان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا رزلٹ ٹھیک نہیں آیا تو وہ پریشان یہ ہے کہ میرا رزلٹ ایسا کیوں آیا، میرے مارکس کیوں کم آئے۔ اگر کسی کو جاب سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا، یا اس کو جاب سے نکال دیا گیا تو وہ اس وجہ سے پریشان ہے۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ مس بہیو کیا تو وہ اس مس بہیویئر کو یاد کر کر کے پریشان ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ ماضی میں جی رہے ہیں اور ماضی کی باتوں پہ جو ہے نا وہ فوکس کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ سٹریس میں جائیں گے۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مشکل چیز جس کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، کوئی بھی انسرٹینٹی، کوئی بھی غیر یقینی صورتحال ہمیں ذہنی دباؤ دیتی ہے۔ تو یہ تو تھا سٹریس۔ انگزائٹی ہوتی ہے آپ کی فیوچر کے حوالے سے بے جا اپریہینشنز، مستقبل کے حوالے سے جو آپ کے خدشات ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ہونی ہے اور آپ وقت سے پہلے جو ہے وہ پریشان ہے کہ ایسا ویسا کچھ نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے ایگزامز ہیں یا کسی کا رزلٹ آنے والا ہے تو وہ اس بارے میں بے چینی، بے سکونی محسوس کر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسا رزلٹ آئے گا۔ یا کسی فرض کریں کہ کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، یا کسی نے سی ایس ایس کا ایگزام دینا ہے، یا کسی نے کوئی کاروبار کیا ہوا ہے تو وہ اپنے فیوچر کے حوالے سے پریشان ہے کہ اس کو کاروبار میں لاس نہ ہو جائے یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتی ہے آپ کی انگزائٹی۔ ڈپریشن میں آپ کو شدید افسردگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ اتنی
افسردگی میں اتنی بیزاری میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے آس پاس کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی, آپ کو اپنے اہل خانہ نہیں اچھے لگتے, کوئی کام کرنا اچھا نہیں لگتا, آپ کو زندگی اچھی نہیں لگتی, آپ کو جینا اچھا نہیں لگتا, آپ کے لیے زندگی میں امید بالکل ختم ہو جاتی ہے, آپ مایوسی اور نا امیدی میں چلے جاتے ہیں. سو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں وہ لنک کرتی ہیں ڈپریشن کے ساتھ. جی بہت شکریہ سر. یاسر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ایک میں ٹول جو مطلب اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اس کا ایک سلوشن یہ بھی ہے کہ ہم لیو ان پریزنٹ, ہم پریزنٹ میں رہنا شروع کر دیں, اپنے پاس کے بارے میں زیادہ اس کو نہ کھو دیں اور فیوچر کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہوں, اس کی پلاننگ کریں لیکن زیادہ پریشان نہ ہوں, زیادہ ہم پریزنٹ کے اندر رہیں, اس سے تھوڑا سا ڈپریشن کم ہوگی, انزائٹی. یہ تو آپ نے خود ہی اس سوال کا بڑا اچھا جواب دے دیا کہ بھائی اگر آپ نے خوشگوار اور اچھی زندگی گزارنی ہے تو ماضی سے نکلیں, ماضی کی پریشانیوں, ماضی کی جو آپ کی زندگی میں تلخ واقعات ہیں, اگر آپ ان کو فیڈ کرتے رہیں گے, ان کو آپ پالتے رہیں گے تو وہ اصحاب بن کے آپ کو ہی ڈستے رہیں گے. اور اسی طرح اگر آپ فیوچر کے بارے میں بے جا خدشات کا سامنا کر رہے ہیں تو پھر آپ خود کو خود ہی ہلکان کر رہے ہیں. آپ نے نہ ماضی میں رہنا ہے, نہ آپ نے مستقبل میں رہنا ہے, آپ نے لمحہ موجود میں رہنا ہے. بی مائنڈفل. اور لمحہ موجود میں رہنے کا بہترین فارمولا یہ ہے کہ آپ اپنے آس پاس رہنے والے افراد, اپنے جو بھی کام کر رہے ہیں, چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ واک کر رہے ہیں, آپ آفس میں کوئی کام کر رہے ہیں, کسی بھی کام کو آپ پوری توجہ, پوری فوکس اور پوری فیلنگز کے ساتھ کریں. آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کے ایک ایک بائٹ کو انجوائے کریں, پانی پی رہے ہیں تو اس کے ایک ایک سپ کو انجوائے کریں, واک کر رہے ہیں تو ہوا کے لمس کو محسوس کریں, فیملی کے ساتھ ہے تو ان کی پریزنس کو محسوس کریں, آفس میں ہے تو آفس میں کام کرتے ہوئے اپنے آفس کے کام میں محو ہو کے کام کریں, فلو میں آ کے کام کریں. سو دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں پریشان نہ ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے, جو آپ کے پاس ہیں آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کا بہترین استعمال کرنا چاہیے. آپ آفس میں کام کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اس بارے پریشان ہوں کہ کل سی ای او کے ساتھ آپ کی ہونے والی میٹنگ کیسی ہوگی, آپ ابھی جو کام کر رہے ہیں وہی دی بیسٹ کریں. آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی 2 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس وجہ سے پریشان ہوں کہ بھائی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کووڈ-19 کی وجہ سے میرا دیوالیہ ہو گیا ہے اور میرا کیا بنے گا, آپ یہ سوچیں کہ بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں جو پڑا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ اس دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں. اسی طرح آپ کے پاس اگر چھوٹا گھر ہے اور آپ بڑے گھر کی تمنا کرتے ہیں تو کوشش ضرور کریں, لیکن آپ چھوٹے گھر میں رہتے ہوئے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے کوشش ضرور ہونی چاہیے, لیکن جو آپ کے پاس ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. شکر گزاری کا جو رویہ یہ اپنانا چاہیے. زبردست زبردست ماشاء اللہ. سر ابھی اپنے مین کوشچن کی طرف جو ہے وہ میں جانا چاہوں گا یہ ساری بیس پر آنے کے بعد کہ ایکچولی ہمیں یہ بتائیں کہ لوگ سوسائڈ کرتے کیوں ہیں, کیونکہ یہ زندگی, اپنی زندگی کو ختم کرنا میرے خیال میں سب سے بڑا جو ہے ایک ڈسیزن ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو لوگ اپنی جان جو ہے وہ کیوں لے لیتے ہیں, کیوں سوسائڈ کی طرف بس چلے جاتے ہیں, ان کا لاسٹ ڈیسیجن یہ کیوں ہوتا ہے, ان کی امید کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ دیکھیں بلال, جو دنیا بھر میں ہر سال جو ہے وہ 8 لاکھ کے قریب لوگ سوئسائڈ کرتے ہیں, اور اگر پاکستان میں اس نمبر کو دیکھا جائے تو ہر سال 6155 افراد سوئسائڈ کرتے ہیں, اور اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہر 40 سیکنڈ کے بعد ایک فرد خودکشی کرتا ہے. اب اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے, اس کی کوئی 4 سے 5, میری اس پہ جتنی بھی ریسرچ ہے میں نے اس کو بڑا یہ دیکھا, میں نے اس پہ زیادہ فوکس اس وقت کیا کہ جب پاکستان میں میں نے کچھ کامیاب لوگوں کو سوئسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہوئے دیکھا. مثال کے طور پر 13 جنوری 2020 کو پولیس سروس سے تعلق رکھنے والے ایک آفیسر ایس ایس پی ابرار نیکوکارا نے سوئسائڈ کی. تو میں بڑا پریشان اور بڑا حیران ہوا کہ یار میں چونکہ ڈفرینٹ اداروں میں بیوروکریٹس کو پڑھاتا ہوں, ٹریننگ دیتا ہوں, تو مجھے پتا چلا کہ یار ان لوگوں کے پاس تو پرکس اینڈ پریویلیجز بھی ہیں, نیلی بتی والی گاڑی بھی ہے, نوکر چاکر بھی ہیں, اور سوسائٹی میں ان لوگوں کو بڑی عزت اور تکریم بھی ملتی ہے. تو اگر ان جیسے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں تو پھر عام لوگوں کا کیا حال ہوگا, کیونکہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سوسائٹی میں جب کوئی پاورفل شخص سوئسائڈ کرتا ہے تو لوگ اس چیز کو بڑا سنجیدہ اور
बड़ा इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आम लोगों के ऊपर। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग खुदकुशी करते हैं, कामयाब और बड़े बड़े अमीर लोग भी खुदकुशी करते हैं। अब करते क्यों हैं? इसकी देखें बिलाल 4 से 5 वजूहात है। पहली वजह यह है कि केस टू केस चलते हैं। मैंने एसएसपी इब्रार नेकूकारा का केस जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि उन्होंने लव मैरिज की थी और लव मैरिज के बाद अल्लाह ने उनको एक बेटे से नवाजा और उनकी वालदा उनकी शादी किसी और जगह पे करना चाहती थी। अब माँ और बेटे के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हुए। माँ चाहती थी कि बेटा अपनी बीवी को तलाक दे दे, लेकिन जो बेटा है वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और इस सारे के सारे सिनेरियो में घर का माहौल तबाह हुआ। उस तबाहशुदा माहौल में वो जो ऑफिसर थे वो शदीद डिप्रेशन का सामना करते रहे और फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते रहे। लेकिन अल्टीमेटली जब आपकी सुकून खत्म हो जाए, जब आप नाउमीद हो जाएं, जब आप बेजार हो जाएं और जब आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलना खत्म हो जाए, क्योंकि कोई भी इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जब उसको पता चलता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं रहे, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो कुछ लोग जो है वो अंदर से इतने मजबूत नहीं होते, उनकी ग्रूमिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो जज्बाती तौर पे मजबूत हो सके। तो अपनी जज्बाती कमजोरी की वजह से वो इन क्राइसिस को फेस नहीं कर पाते और शदीद डिप्रेशन की सूरत में वो उस डिप्रेशन को फेस करने की बजाय वो मौत को गले से लगा लेते हैं। तो एसएसपी इब्रार नेगोकारा ने सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद एक नोट लिखा। उन्होंने लिखा कि भाई इंसान खुदकुशी उस वक्त करता है जब वो शदीद अफसुर्दगी और बेजारी महसूस करता है, और जब कोई पढ़ा लिखा शख्स खुदकुशी करता है तो उसके फैसले पे रोया नहीं करते बल्कि उसके फैसले का एहतराम करते हैं। तो असल में उन्होंने अपनी वालदा को ही पैगाम दिया या सोसाइटी को पैगाम दिया कि भाई हम लोग अपने जो बाहमी रिश्ते हैं उसमें हमें तवाज़ुन लेके आना है और स्पेशली जो शादीशुदा हजरात हैं उनको अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो हम प्रोफेशनल लोग हैं हमें अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां अदा करते वक्त अपने बॉस के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ ताल्लुकात में एक तवाज़ुन लेके आना चाहिए। तो इसमें मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बाहमी ताल्लुकात में ये जो हम दूसरों को टॉन्ट करते हैं, दूसरों की चुगलियां खाते हैं, दूसरों को हूट करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे किसी बंदे की लाइफ को, उसकी ज़ाती ज़िंदगी पे कीचड़ उछालते हैं, पगड़ियाँ उछालते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया की वजह से जो ट्रोलिंग हो रही है, मतलब इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को ट्रोल किया जाता है। हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ ख़वातीन की कुछ ऐसी नाज़ेबा तस्वीर वायरल हुई, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, बहुत ज़्यादा टॉन्ट किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप उस गिल्ट की वजह से भी खुदकुशी कर लेते हैं। तो ये जो पहली वजह तो है कि इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप। दूसरी वजह है कि आपके अंदर गिल्टी फीलिंग्स आती हैं। मसलन मैं पुलिस सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऑफिसर हैं जी, एसएसपी जहांज़ेब काकड़, ये डीपीओ थे उधर जैकबाबाद में। तो वो उनका एक दोस्त उनको ले गया एक पार्टी पे, शिकारपुर में एक पार्टी पे ले गया, पार्टी हुई, खाना शाना खाया, बाद में उन्होंने कोई ड्रग्स वगैरह यूज की, कोई ऐसा नशा यूज किया इसमें हंसी मजाक में कि उस नशे के बाद वो अपने आपे से बाहर हो गए और उनका जो शऊर है वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो इस सारे सिनेरियो में उन्होंने क्या किया कि नाजेबा हरकत करना शुरू कर दी, कपड़ों को उतार दिया, छत पे चढ़ गए, गली में आ गए, लोगों ने बरहना हालत में देखा, मारा पीटा, तशद्दुद किया, पुलिस को बुलाया और रात के 1-1:30 बजे लोकल पुलिस आई, उनको डाले में डाला, थाने ले गए, मार पिटाई की, उन पे तशद्दुद किया और अगले दिन जब उनको होश आया और उन्होंने देखा कि मेरी हालत बड़ी बुरी है, तो उन्होंने उधर पुलिस वालों को, जो कि उनके ही अपने मतख्त ऑफिसर थे, दूसरे जिले में होने की वजह से उनको पता नहीं चला कि ये बंदा एसएसपी है और ये अफसर है। तो उन्होंने जब पूछा कि भाई ये मेरे साथ क्या हुआ और मैं इधर क्या कर रहा हूँ, तो जिद करने पे वो जो एएसआई था उसने बताया कि जी आप इस तरह करके इस हालत में थे, हमने आपको अरेस्ट किया, मारा पीटा। वो बंदा जब अगले दिन अपने ऑफिस में जाता है तो वो शदीद ज़हनी अज़ियत में था, उसके अंदर एक गिल्ट था कि उसने ऐसा क्यों किया और उसके ज़हन में बार-बार ये ख़्यालात आ रहे थे कि भाई जब मुझे मेरे जूनियर्स ने मारा पीटा होगा, लोगों ने देखा होगा, तो मेरी क्या रिस्पेक्ट रह गई होगी। तो ये गिल्ट उसके अंदर ऐसा हुआ कि उस बंदे ने अपनी ही पिस्टल से अपनी कनपटी पे गन रखी और अपनी जान ले ली। तो दूसरी वजह होती है गिल्ट।
اب اس میں اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. اس میں اگلی وجہ ہے زندگی میں ہونے والی ناکامیاں. ہمیں بچپن سے ناکام ہونا نہیں سکھایا جاتا. مثلا جس بندے کے نمبر کم آ جائے اس کی درگت بنائی جاتی ہے. آپ چھوٹا سا کام کر رہے ہیں, آپ سے وہ کام درست انداز میں نہیں ہوا تو آپ کی واٹ لگائی جاتی ہے, آپ کو ڈس ریسپیکٹ کیا جاتا ہے, آپ کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے, آپ کی جو عزت نفس ہے وہ پارا پارا کی جاتی ہے. سو آپ کے اندر وہ جرت نہیں ہوتی کہ آپ ناکامی کو گلے لگا سکیں. آپ دیکھیں کہ ایگزامس والے دنوں میں بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے اخبارات میں کہ جن دنوں میٹرک اور انٹر کے نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے ان دنوں بہت سے لوگ, بہت سے اسٹوڈنٹس خودکشی کرتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جب سی ایس ایس کے نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی بچے خودکشی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ ان کے اوپر سوسائٹی کا, والدین کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ اس پریشر کو سسٹین نہیں کر پاتے. وہ اس دباؤ میں آ کے موت کو ترجیح دیتے ہیں. ان کے اندر سوسائٹی کو فیس کرنے کی, والدین کو فیس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ جذباتی طور پر ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں. اور جب میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے نوجوان محبت میں ناکامی کی وجہ سے, یا ان کا اگر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, وہ ریلیشن شپ شادی میں نہیں پہنچ پاتا تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ گولیاں کھا لیتے ہیں. اور سوئسائڈ میں دیکھا گیا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی اپنی نارمس ہیں. جو گاؤں میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ چوہے مار گولیاں کھا لیتے ہیں, وہ پھندا لے لیتے ہیں, وہ نہر میں کود جاتے ہیں. جو شہروں میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ پھندا لے لیتے ہیں یا ٹرین کے آگے آ جاتے ہیں یا ایکسیڈنٹ کر لیتے ہیں. سو بات یہ ہے کہ محبت میں ناکامی کی وجہ سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, فیلئرز کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں. پاکستان میں چونکہ بے روزگاری ہے, غربت ہے, ہمارے یہاں پر 60% سے زائد نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہیں, لوگوں کو روزگار نہیں ملتا. تو جب ایک بندے کو نوکری نہیں ملتی ڈگری ہونے کے باوجود, تو وہ شخص بھی دل برداشتہ ہو جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے. کوئی بھی شخص جب نا امید ہو جاتا ہے, بیزار ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے, تو وہ پھر اس انتہائی اقدام کی طرف جاتا ہے. جب وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک بند گلی میں چلا گیا ہوں, تو زندگی میں ہونے والی ناکامیاں بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے. اب اس میں ایک اور بھی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی ابتدائی عمر میں بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹ لیتے ہیں اور ان کا سوسائٹی میں ایک مقام اس لیول تک پہنچ پاتا ہے کہ لوگ ان سے ایکسپیکٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن جب وہ مزید کامیابیاں اچیو نہیں کر پاتے, وہ عزت دولت اور شہرت اچیو نہیں کر پاتے, تو وہ ایک ایسی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کے اندر ڈپریشن ڈیولپ ہوتا ہے, اور یہی ڈپریشن ان کو سوئسائڈل تھاٹس کی طرف لے جاتا ہے. دیر آر مینی ادر ریزنس لائک آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اپنا کمپیریزن دوسروں سے کرتے ہیں تو وہ بے چینی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. مثلا فلاں کے پاس بڑی گاڑی, بڑا گھر, بڑا بنگلہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے, فلاں اتنا مشہور ہے تو میں کیوں نہیں ہوں. اور اس سوشل میڈیا نے لوگوں میں ڈپریشن پیدا کرنا, نفسیاتی مسائل پیدا کرنا, اور نفسیاتی مسائل کی وجہ سے سوئسائڈ کی طرف جانے کا رجحان بہت زیادہ ڈیولپ کیا ہے. ہم اپنی ذاتی زندگی کو, ہم کس ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں, ہم کیا کھا رہے ہیں, ہمارے پاس کون سی گاڑی ہے, ہم سوشل میڈیا پر یہ چیزیں جب لگاتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ جو احساس محرومی اور احساس کمتری کا آلریڈی سامنا کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہ صرف آپ سے حسد محسوس کرتے ہیں بلکہ جب وہ اپنا کمپیریزن آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ مزید ڈپریس ہوتے ہیں, اور یہی ڈپریشن ان کو پھر یہ سوئسائڈل اٹیمپٹس کی طرف لے جاتا ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا زبردست کردار ہے. زبردست سر, بہت ڈیٹیل سے بتا دیا سر. ایک کوشچن یہاں سے جنم لیتا ہے کہ ڈو پیپل اٹیمپٹ سوسائڈ ٹو پروو سم تھنگ, کچھ ثابت کرنے کے لیے سوسائڈ کرتے ہیں, یا ٹو گیٹ سمپتھی, کچھ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے؟ دیکھیں بلال, جو سوئسائڈ کی جو سب سے زیادہ ریشو آپ کو نظر آئے گی وہ نظر آئے گی جوانوں کے اندر. جب آپ جوان ہوتے ہیں, اسپیشلی جب آپ ٹین ایج میں ہوتے ہیں یا آپ اڈلٹ ہوڈ میں ہوتے ہیں, جی تو سر, یہ وہ میری ٹائم آواز آ ہوتا رہی ہے ہے. سر؟ جی, یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کے جذبات غالب ہوتے ہیں آپ کے لاجک کے اوپر, آپ اس ایموشنل سٹیٹ میں ہوتے ہیں, اور جب آپ کی ہلو ایموشنل ہیلو ہیلو جی سر, آواز آ رہی میری؟ جی مجھے آپ کی بات آ رہی ہے. اچھا, سو بلال میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا, اپنے ویورز کے ساتھ یہ شیئر کر رہا تھا کہ
आपने सवाल पूछा कि क्या लोग दूसरों को दिखाने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए करते हैं, तो इसमें ये भी एक फैक्टर है। बिकॉज जब हम टीनेजर्स को या ऐसे लोग जो अडल्टहुड में चले जाते हैं उनकी खुदकुशी की वजूहात देखते हैं, तो बड़ी वजूहात यही होती हैं कि वो जब देखते हैं कि सोसाइटी में उनके पास कोई कंधा मौजूद नहीं है जिसके साथ वो अपनी मन की बात शेयर कर सकें, जिनके साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें, तो वो इस वजह से वो मौत को गले लगा लेते हैं और वो दूसरों को एक मैसेज दे के जाते हैं कि भाई हमारी किसी ने सुनी नहीं, हमारी किसी ने बात नहीं मानी, तो हमने मौत को गले लगा लिया। सो मेरे ख्याल के मुताबिक वालिदैन को अपनी औलाद का कंधा बनना चाहिए, बहन भाइयों को एक दूसरे का कंधा बनना चाहिए, और आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा सज्जन, कोई ऐसा बेली फ्रेंड जरूर होना चाहिए कि जिसके साथ आप अपने मन की बातें शेयर कर सकें, क्योंकि जो शेयरिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूं कि खवातीन में और बूढ़े अफराद में जो सुइसाइड की रेशो है वो 4 गुना ज्यादा है। अब ये 4 गुना ज्यादा क्यों है? 4 गुना ज्यादा इसलिए है कि जो मर्द हजरात हैं वो ऑफिस में भी कहीं ना कहीं दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। उनके बहुत से ऐसे दोस्त भी होते हैं कि जिनके साथ वो बैठ के गपशप लगा लेते हैं, कह के लगा लेते हैं, लेकिन जो हमारी खवातीन है उनके पास कोई ऐसा फोरम नहीं होता। और मोस्टली जो शादीशुदा खवातीन है, ना वो अपनी सास के साथ गपशप लगा सकती हैं, ना वो अपनी नंद के साथ लगा सकती हैं, उनके पास एक हस्ती होती है और वो हस्ती होती है शोहर। लेकिन हमारी सोसाइटी में मोस्टली ये देखा गया है कि शोहर बीवी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। तो जब आप बीवी को सुनते नहीं है तो वो सोचों की गठरियां उठाए हुए चलते चलते डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं और यही डिप्रेशन सुइसाइड की तरफ लेके जाता है। तो मैं सभी जो हस्बैंड से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बीवी की सुन लिया करें, 2 काम कर लें। बीवी की खूब तारीफ करें, बेशक माँ के सामने ना करें, माँ के सामने तारीफ करना तो महंगा पड़ जाएगा। बीवी की खूब तारीफ करें और उसके कामों को एक्नॉलेज करें और उसको सुन लिया करें। वो आपको इसलिए नहीं सुनाती कि वो आप अपने मसाइल का हल चाहती है, बल्कि वो इसलिए शेयर करती है कि वो अपना मन हल्का करना चाहती है। इसी तरह जो आपके आसपास दोस्त हैं, अगर आपको कोई दोस्त ऐसा नजर आता है कि जो डिप्रेस्ड है, जो अपने नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं कर रहा, तो आप उसके साथ जो है वो एम्पैथिक होके शेयरिंग करें और जानने की कोशिश करें कि उसके साथ मसला क्या है। तो जब वो शेयरिंग करेगा तो उसका बोझ हल्का हो जाएगा, उसका मन हल्का हो जाएगा और वो उस स्टेट से निकल आएगा। जी, ज़बरदस्त सर। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो जन्म लेता है, वो ये है कि सर हमारी सोसाइटी के अंदर ये देखा गया है कि जब कोई किसी के पास शेयरिंग के लिए जाता है, फॉर एग्जांपल 2 दोस्त है तो एक शेयर करना चाहता है दूसरे से बात, जैसे ही वो अपनी बात स्टार्ट करता है कि यार मुझे ना मुझे बड़ा बुखार है या मेरा बड़ा जिस्म दर्द कर रहा है, या वो स्टार्ट करना चाह रहा है अपना कुछ इमोशनल कतारसिस चाह रहा है, तो जैसे ही वो अपनी बात स्टार्ट करता है तो अगला भी उसे कह देता है कि यार हाँ यार मुझे भी बड़ा बुखार है। तो वो जो पहला बंदा होता है वो कहता है यार मुझे छोड़, इसकी सुन ले, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए कि आर्ट ऑफ लिस्टिंग जो है ये कितना जरूरी है जिंदगी के अंदर? देखें बिलाल, जहां तक आर्ट ऑफ लिसनिंग की बात है तो अल्लाह ने हमें एक जुबान और 2 कान इसीलिए दिए हैं कि हम सुने ज्यादा और बोलें कम। और एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, तो देखें हमारी जो दोस्तियां होती हैं, हमें तो पहले तो अपनी दोस्तियों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमने दोस्त किस किस्म के बनाए हैं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे दोस्त नहीं है कि जो आपकी जिंदगी में, आपकी दुनिया में, आपकी आखिरत में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, तो वो आपके दोस्त ही नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि ऐसा इंसान जो ना तुम्हें इस दुनिया में फायदा दे सके ना आखिरत में फायदा दे सके, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, बल्कि वो तुम्हारा दुश्मन है। तो ऐसे लोग के जो आपके साथ टेबल तो शेयर करते हैं, जो आपके साथ खुशगपियां तो शेयर करते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ किसी संजीदा मौजू पे बात करते हैं और वो आपको करते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं, तो वो एटलीस्ट आपके दोस्त नहीं है। तो पहले तो दोस्तों में और आम लोगों में फर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि जो दोस्त होगा वो जब आप उससे संजीदा बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी बात सुनेगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि हर दोस्त से फिर आप हर बात भी डिस्कस नहीं कर सकते। मसलन अगर आपका एक दोस्त बिजनेसमैन है तो आप कोशिश करें कि उससे बिजनेस के हवाले से बात करने, लेकिन अगर आप उससे ये बात करेंगे कि मेरे सर में दर्द रहता है या मैं डिप्रेस फील करता हूँ, तो
वो ऑब्वियसली आपकी बात को उस अंदाज में सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि उसको इदराक ही नहीं है कि ये बात कितनी संजीदा है। तो कोशिश करें कि बात उससे करें कि जिससे आपको करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये है कि आपने अपने गुफ्तगू के आगाज में कहा कि जैसे किसी को हार्ट का मसला है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, किसी के स्टमक में मसला है तो वो स्टमक स्पेशलिस्ट के पास जाता है, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाता है। तो अगर आपके नॉर्मल बिहेवियर में कोई तब्दीली आई है, आप रात को सो नहीं पाते, आपका कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, आपके सर में अक्सर दर्द रहता है, पट्ठों में दर्द रहता है, आपका मैदा प्रॉपर काम नहीं कर रहा, आप बेचैनी बेसुकूनी महसूस करते हैं, आपको रेसिंग थॉट्स का सामना है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो यू मस्ट टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट, यू मस्ट गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। सो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई लोग मुझे साइको कहेंगे, लोग जाएं भाड़ में। आपको सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जब आप खुद इस हवाले से कॉन्शियस होंगे तो ऑब्वियसली लोग जो है वो ना भी आपकी बात सुने तो आप इन चीजों को खुद से काउंटर कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत डिटेल से आंसर दिया सर। सर मेरा लास्ट बट जो है वो क्वेश्चन है आपसे, वो ये है कि इम्पल्सिवनेस सोसाइटी, ये जो सोसाइटी में इम्पल्सिवनेस जो देखी जाती है, ये सुसाइड से रिलेट करती है या नहीं करती? देखें, अगर इम्पल्सिवनेस को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका किरदार जरूर होता है। और मैंने जैसा कि कहा कि हमारे बहुत से ऐसे रवैये होते हैं, बहुत से ऐसे बिहेवियर्स होते हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो सेल्फ इमेज है वो डैमेज हो जाता है। मसलन मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि माँ बाप ने बच्चों को टॉन्ट किया, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया, या किसी टीचर ने बच्चे को मारा, उसको हूट किया, किसी दोस्त ने कोई ऐसी बात कर दी। तो हम चूंकि हमारे घरों में भी कुछ मैं मोस्टली तो नहीं बात करूंगा, लेकिन बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं कि जहां पर बच्चों को मार कुटाई का बड़ा सामना करना पड़ता है, स्कूलों के अंदर मार कुटाई का सामना करना पड़ता है, माँ बाप के आपसी बहुत से झगड़े होते हैं। सो बच्चे जज्बाती तौर पर इतने कमजोर हो चुके होते हैं कि वो छोटी सी भी किसी परेशानी को या किसी भी स्ट्रेस को या किसी भी ट्रॉमा को फेस नहीं कर पाते और वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट जरूर शेयर करूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए, कि यार देखो, आप अपनी जिंदगी में जो भी काम कर रहे हो, आप करियर पे बहुत फोकस्ड होते हो। मोस्टली पीपल आर वर्कहॉलिक, वो अपने हमेशा बिजनेस की, कारोबार की, जॉब की बात करते हैं और उसके बारे में परेशान रहते हैं। वो दफ्तर को भी घर में ले जाते हैं और घर में भी जो है ना वो दफ्तर ही चल रहा होता है। सो ये आपकी जिंदगी के कुछ सेगमेंट्स हैं, कुछ डोमेन्स हैं। एक डोमेन आपकी सोशल लाइफ है, आपके दोस्त अहबाब है, एक डोमेन आपकी फैमिली है, एक डोमेन आपका करियर है, एक डोमेन आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ है, और एक डोमेन आपकी है कि आप अल्लाह के साथ कितने कनेक्टेड हैं। सो जब आप इन पांचों डोमेन्स में बैलेंस नहीं लेके आते तो फिर क्या होता है कि फिर आप मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से प्रोफेशनल्स को देखा है कि वो वर्कलोड की वजह से या वर्क लाइफ बैलेंस ना होने की वजह से ये डिफरेंट नफ्सियाती मसाइल का सामना करते हैं। गुजरांवाला में एक डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए सुहेल टीपू, और मुबैना तौर पर डीसी साहब ने खुदकुशी की, और जब तहकीकात की तो पता चला कि वो वर्कलोड होने की वजह से, वर्क लाइफ में बैलेंस ना होने की वजह से शदीद डिप्रेशन का सामना कर रहे थे। और उन्होंने साइकेट्रिस्ट को भी विजिट किया, साइकेट्रिस्ट ने उनको आराम का मशवरा दिया, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लेटर भी लिखा, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। सो उस वजह से शदीद डिप्रेशन के आलम में उन्होंने फंदे से जान ले ली। सो वर्क लाइफ में बैलेंस का होना बड़ा जरूरी है। देखें, जो जिंदगी में करियर है, करियर में जिंदगी नहीं है। हम सब कुछ अपनी जिंदगी में करियर को समझ लेते हैं, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यार करियर में हम बड़ी छलांग लगा लें, कोई किसी कंपनी के सीईओ बन जाए, हम अगर सरकारी जॉब कर रहे हैं तो चीफ सेक्रेटरी लग जाए, हम आईजी लग जाए, हम चीफ कलेक्टर या चेयरमैन एफपीआर लग जाए, हम बिल गेट्स की जो है ना वो लेवल पे पहुंच जाए कि जहां पर हम दुनिया के सबसे अमीर 3 शख्स बन जाए। लेकिन अगर हम इस सारे के सारे सफर में अपनी फैमिली को खो दें, हम अपनी सेहत को गवा दें, हमारा अल्लाह के साथ कनेक्शन जो है वो खत्म हो जाए, तो हमारी जिंदगी में ऐसे दोस्त ही ना होंगे जिनके साथ आप शरारतें कर सकें, जिनके साथ आप कहके लगा सकें, तो क्या फायदा सीईओ बनने का, चीफ कमिश्नर, आईजी या
चीफ सेक्रेटरी बनने का, आपकी ज़िंदगी में वो दोस्त नहीं रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और आपकी ज़िंदगी में वो दोस्त नहीं होते कि जो आपकी तस्वीरों पे ज़रूर। कमेंट कर रहे होते हैं। मैं कल पोस्ट कर रहा था और मुझे वो पोस्ट बड़ी रियलिटी वाली लगी कि हमारी जब फेसबुक पे कोई भी शख्स अपनी कोई पोस्ट लगाता है कि जी मैं सीएसएस पास कर चुका हूँ, अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया, अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी, मेरा फलां रिश्तेदार जो है वो इस दुनिया से आ गया, तो लोगों की एक लंबी लिस्ट होती है कि जो लिख रही होती है कांग्रेचुलेशंस और रेस्ट इन पीस और पता नहीं क्या क्या। अब मोस्टली ऐसे लोग होते हैं कि जिनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, वो जस्ट एक कमेंट कर रहे होते हैं आपकी पोस्ट पे। तो ये आपके दोस्त नहीं होते। दोस्त तो वो होते हैं कि जिनके पास आप बैठे तो आपका मन हल्का हो जाए, जिनके पास आप बैठे तो आप बात करें ना करें लेकिन आपको उनके साथ बैठने से एक तस्कीन मिले, एक सुकून मिले। दोस्त वो होते हैं कि जिनके साथ आपको बैठकर ये सोचना ना पड़े कि मैंने बात क्या करनी है। जहां पर आप तकल्लुफ़ाना बातें करती हैं, जहां पर आप मरवत में आके बातें करती हैं, वो दोस्त नहीं होते, वो जस्ट आपकी प्रोफेशनल एक समझ लें कि पीआर होती है कि जो आपने लोगों के साथ जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ताल्लुक सवार किए होते हैं। सो अपनी जिंदगी के पांचों डोमेन्स में बैलेंस लेके आए, वॉक करें, खुद को 20 से 25 मिनट दें कि जिसमें आप कोई मेडिटेशन करें, योगा करें, वॉक करें, कोई 15 से 20 मिनट, आधा घंटा अपनी फैमिली को टाइम दें। जब ऑफिस में हैं तो ऑफिस में वक्त गुजारें, और जब आप ऑफिस से घर आ जाते हैं तो फिर अपनी फैमिली को वक्त दें। एक्सक्यूज मी बिलाल, 1 मिनट। जी, जी। जी नाज़रीन, तो सर के वापस आने तक आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ताकि हम इस सेशन के बाद 10 मिनट जो है वो आप सबके क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब्दुल रहमान भाई ने पूछा कि आज की जी, जी। एक्सक्यूज बिलाल, जी, मेरे जी, ख्याल जी, से जी। कोई अगर कोई सवाल हुआ तो प्लीज ले लीजिएगा, मैं फिर इनबॉक्स में जवाब दे दूंगा या कुछ भी ऐसा कर दूंगा। सो एक्चुअली जी, एक रिसेप्शन था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो मुझे अब वहां पे निकलना है। मुझे ये था कि कोई 40 मिनट का या 40 मिनट्स का सेशन होगा। एक्सक्यूज मी। जी, हेलो। जी सर, बातें करते जी, जी। मैं आ गया, बस आ गया। ओके ओके जी। सो इंशाल्लाह जी आई एम सर, वो सो बा ग्रेट आपने मुझे जी। इनवाइट किया, बुलाया। और अब अगर कोई आखिरी बात आपने करनी है तो प्लीज। जी, सर आपका वक़्त बहुत कीमती है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी और मौज़ू पे हम इसी तरह जो है वो श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। जी नाज़रीन, क्वेश्चन जो हैं वो मेरे पास पर्सनल में भी आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में भी आए हैं, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस हम सर को भेजेंगे। ड्यू टू नेक्स्ट मीटिंग वो हमें जो है वो 40 मिनट उन्होंने देने थे, लेकिन ये मेरे पास कोई 43 मिनट्स हो गए थे, 3 मिनट सेशन ऊपर चला गया, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो जो आप लोगों ने मुझे भेजे थे सर से पूछने के लिए, वो बहुत उम्दा थे, बहुत अच्छे थे, और माशाल्लाह उसके आंसर भी बहुत अच्छे आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। कहते हैं कि हिम्मत है तो अफ़कार की दुनिया से गुज़र जा, हिम्मत है तो अफ़कार की दुनिया से गुज़र जा, हैं बहरे खुदी में अभी पोशीदा जज़ीरे। इसी शेर के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कुछ जो है वो क्वेश्चन जो रह गए हैं, इनका जो है प्रॉपर आंसर मैं लेकर अपने फेसबुक के ऊपर ज़रूर पोस्ट करूँगा, और नेक्स्ट सेशन में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। खूबसूरत समातों और दिलकश बसारतों को मोहम्मद बिलाल शाज़ का अल्लाह हाफ़िज़।